नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। आज मैं एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस का पेपर लेके आया हूँ। एक ही सेट में पेपर हुआ था। 2022 के पेपर सीजीएल मेंस के बहुत ही आसान थे, पर 2023 के पेपर में कुछ क्वेश्चंस में दम थे, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी भी आई थी, स्टैटिस्टिक्स भी आई थी। तो ऐसे में पेपर और लगा बहुत डिफिकल्ट है। आपकी अर्थमेटिक भी आई है, एडवांस भी आई है। तो 2023 के पेपर के सोल्यूशन यूट्यूब पे बहुत सारे शिक्षकों ने करा रखा है, लेकिन आज जो मैं आपको 2023 के पेपर का सलूशन कराने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं ये वीडियो आप पूरा देखें शुरू से लेकर आखिरी तक, और आप इसे कंपेयर करें बाकी सारे महान शिक्षकों से जो अपने आप को बहुत बड़े गणितज्ञ बताते हैं कि उनसे अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपका तो सपना ही अधूरा रह जाएगा। आप तो AIR1 बना ही नहीं पाओगे, इवन दो आप तो टैक्स असिस्टेंट नहीं बन पाओगे, आप तो CHSL में LDC वाली पोस्ट नहीं मिलेगी। कहना तो उनका ऐसा ही है। अगर कहना उनका ऐसा ही है तो आज ये आपका नया वाला मास्टर है, आपको CGL 2023 में इसका सोल्यूशन देता है। देखो, अगर ये मुझे पढ़ाने आता होगा तो कुछ ना कुछ इस सोल्यूशन में आपको यूनिक मिलेगा, और ये तभी आपको पता चलेगा कि इसके सोल्यूशन में यूनिकनेस है या नहीं है, जब आप पूरा पेपर देखोगे। तो चलो आज अपन SSC CGL 2000 मेंस के क्वेश्चन पेपर को करते हैं। अच्छा, मैं बता दूं, मैंने मेंस का बैच स्टार्ट किया है, और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों की PDF पाना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, वहाँ से क्लिक करके आप फटाफट जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं अपनी सारी PDF देता हूँ, और मैं जो आपकी मेंस की तैयारी कर रहा हूँ ना, उसमें कुछ ना कुछ आपको यूनिक लगेगा। थोड़ा समय दीजिए, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। क्वेश्चन और क्वेश्चन की धार देखनी पड़ेगी, मास्टर की धार देखनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है जो पेपर में आया था, जरा ध्यान से देखो। ये पेपर में आया था, द एवरेज ऑफ 25, 46, y इज 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ये सवाल सबसे ही ज्यादा आसान, सबसे ही ज्यादा वाहियात था, जिसे आप वर्बली कैलकुलेट कर सकते थे। अगर 3 नंबरों का औसत 11 दिया हुआ है तो पूछा y का मान क्या है। 3 नंबरों का औसत अगर 11 है तो तीनों नंबरों का जो सम होगा वो 33 हो जाएगा। वर्बल कैलकुलेशन है। अब आप एक बात ये देखो कि 25 और 46 को जोड़ के अगर आप 33 से घटाओगे तो क्या आएगा। 25 46 को अगर फटाफट जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट सबके अलग हैं, तो ध्यान से देखो। 6 5 11 आया। आपको घटाना किससे? 3 से घटाना है। 3 से घटाना 33, लेकिन जब 3 से घटाओगे तो ये होगा 33, ये होगा ज्यादा आपका, तो घटाना आपको 1 से पड़ेगा। जब 1 से 3 को घटाओगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। जब यूनिट डिजिट 8 आएगा तो आपके पास ऑप्शन फर्स्ट यही है, तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम कुछ नहीं तो और बच्चों के कंपैरिजन में 5-7 सेकंड जो है 5-7 सेकंड बचा सकते हो। कुछ बच्चे मेंस में पहुंच के ऐसे करेंगे, पहले वो 25 और 46 को पूरा जोड़ेंगे। 25 46 को उन्होंने जोड़ा, 6 5 11 और 4 2 6 61 हो गया। उसके बाद उनको पता है कि उनको 33 को घटाना है। 33 में से घटाना मतलब नेगेटिव आएगा, तो कुल मिला जुला के फिर 33 से घटाएंगे। 11 में से 3 गए 8, फिर से यहाँ पे 3 आया, माइनस का 38 आएगा। ऐसे करके उत्तर लगाएंगे। पर इतना कुछ करने की जरूरत ही क्या है, आपको तो बस ये देखना है 6 5 11 ये ज्यादा है, 11 3 33 आएगा, टोटल का सम आएगा। आपको ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये कम है, इससे ये घटाओगे तो बड़े में से छोटा ही, लेकिन साथ में नेगेटिव लगा दोगे। तो अगर ये एक लास्ट में आ रहा है और -3 करना है तो 11 में से 3 गया 8 यूनिट डिजिट, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट सबके अलग है। तो कुछ सेकंड्स पहले क्वेश्चन में आप बचा सकते थे। जो बचा गया वही मेंस का राजा है, जो नहीं बचा पाया वो मेंस का राजा है ही नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है आपके मेंस के पेपर में। अगला सवाल दिया हुआ है, एक टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर और इमारत के बीच की दूरी 50√3 मीटर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से इस सवाल को पढ़ोगे, हो सकता है बहुत सारे लोग चित्र ना बनाए तो भी सवाल को कर ले, बहुत सारे लोग चित्र बनाए तो भी सवाल को कर लेंगे, लेकिन सवाल में कितना आप समय बचाते हो ये ऐसी बात है। ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 50√3, ये दिया हुआ 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये √3 हो गया, ये 1 हो गया। 1 की वैल्यू 50√3 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। और सवाल में ये दिया हुआ है ये 10 मीटर ऊंचाई का है, ये 10 मीटर ऊंचाई का है तो ये भी 10 मीटर ऊंचाई का हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 160। अगर इसको और आराम से सीखना चाहो तो आराम से बनाओ भैया, कि भैया ये टावर है, इस पे अपन ने 60 डिग्री का अवनमन कोण देखा, मतलब ये 60 डिग्री है। सवाल में दिया है कि इसके इमारत और इसके बीच की दूरी जो है 50√3 है, और 60 डिग्री की वैल्यू है तो फिर लिखो tan 60 बराबर 50√3, और ये डालोगी ये x मान लो, फिर ऐसे भी कर लो आपकी मर्जी है। तो x अपॉन 50√3 इज इक्वल टू 50√3 x अपॉन 50√3 इज इक्वल टू √3। tan 60 का मान √3 होता है। फिर गुणा करोगे तो x बराबर 150, ये 150 है, ये 10 दिया हुआ है तो टोटल मिला के 160 होगा।
या तो आप इतना आराम आराम से कर लो या तो थोड़ा स्मार्ट बन लो। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। समझ में आया? अगर आप मेंस का पेपर सॉल्व कर रहे हो इसका मतलब है कि आपने प्री तो क्लियर कर ही लिया है। अगर प्री क्लियर कर लिया है तो हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक्स तो आपको पता ही होगा। अगर हाइट एंड डिस्टेंस की बेसिक पता है तो इस तरीके के सवालों के जवाब बहुत चुटकियों में दिए जाते हैं। ये सारी चीजें सीखने के लिए जरूरी है आपका एक अच्छे शिक्षक से पढ़ा होना, या तो फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि आपने यूट्यूब से कंटेंट बहुत सही से खंगाला हो, क्योंकि बहुत सारे टीचरों ने अलग अलग चैप्टर्स के बहुत सारा वीडियो कंटेंट अपलोड कर रखा है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। अगला सवाल है, ए मर्चेंट फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 42% above द कॉस्ट प्राइस, ही सेल्स हिज गुड्स एट ए 15% डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस, हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 42% अधिक निर्धारित करता है। वह अपने माल को अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस सवाल को जरा ध्यान से देखोगे और ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो पेन ही नहीं चलाओगे। क्यों पेन नहीं चलाओगे? सवाल क्या कह रहा है कि 100 की चीज 42% ज्यादा बढ़ा के रखता है, तो 100 का वो 142 लिस्ट करता है और उस पर 15% डिस्काउंट दे देता है। ऑप्शन जरा ध्यान से देखो, अगर 142 पे 15% डिस्काउंट दोगे तो कितना आएगा? भैया देखो 100 पे अगर 15% डिस्काउंट दोगे तो ही 15 आ जाएगा। मैं मान लू कि वो 15 ही नंबर में अगर आएगा तो 142 में 15 घटाओगे तो आ जाएगा टोटल 127, मतलब 127 15 सीधे सीधे अगर 100 पे निकाल दोगे तो, लेकिन 100 पे नहीं, अगला जो 15% है 100 पे निकालने के साथ साथ आपको 42 पे भी निकालना है। जब वो 42 पे निकालोगे तो पक्का 127 से कम आएगा और 127 से कुछ ही कम आएगा, क्योंकि 50 के आसपास है। समझ रहे हो ना? मतलब 42 लगभग 50 के आसपास है और उसका आपको 15% घटाना है तो 7.5 के आसपास कम होगा, मतलब 120 के इर्द गिर्द कहीं पे होगा और 120 के इर्द गिर्द कहीं पे होगा तो 100 से 120 के आसपास होगा, मतलब 20-21 के आसपास होगा। तो 20-21 के आसपास एक ही रेंज है। अब या तो इस तरीके से बगैर पेन चलाए क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, या तो दूसरा काम ये कर लो कि 100 की चीज लिस्ट हुई है किसमें? 142 में, और 142 का फिर आप क्या काम करो, या तो 15% निकाल लो या तो इसका 85% निकाल लो। दो तरीके से लोग निकालते हैं, या तो ऐसे निकाल लो या तो ऐसे निकाल लो। पहले 142 का 15% निकालो और फिर उसको 142 में से घटाओ, या इसका सीधा सीधा निकाल लो तो ये लगभग 121 आएगा। तो 100 की चीज जो है बिक रही है 121 में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 21% का। सीधा सीधा जवाब आ जाएगा। समझ में आई बात? और इन सबको ना करो, बुद्धि अगर लगा तो डेटा इतना दूर लगा हुआ है, पेन क्यों चलाना भैया? सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है 142 है, 142 में से अगर आपको 142 का 15% घटाना है तो 100 का 15 घटाओगे तो 127 आ जाएगा। तो आपने 100 का 15 घटाया पर आपको 142 का 15 घटाना है, मतलब 42 का 15 और घटाना है, तो लगभग 6 के आसपास और घटाओगे, लगभग 6 के आसपास और घटाओगे तो ये बच जाएगा 121, मतलब 21% का प्रॉफिट है। खत्म हो गया सवाल। वहीं सवाल में जमी नहीं है, जानी नहीं है। अब मेंस का पेपर देने जा रहे होगे तो बुद्धि थोड़ी खुली तो होनी चाहिए। अगर बुद्धि खुली नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना यार एग्जाम में। जैसे वो सुना नहीं था जब हम लोग पुराने समय रेडियो सुना करते थे, तो रेडियो में वो मिर्ची आती थी, रेड मिर्ची पे बोलते ना, भैया सूजी है? हाँ भैया सूजी है। दुकानदार था तो दर्द तो होता होगा, वाला सुना है ना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ, सर्च करना है, बड़ा मजेदार था। बउआ बहुत फेमस थे। अगला क्वेश्चन है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी सरमाउंट्स ए स्क्वायर बीसीडीई, द वैल्यू ऑफ EAB प्लस 3AEB इज। ये मतलब पूछा है। अब अगर इसका बेसिक कंसेप्ट आपका ज्योमेट्री का क्लियर है तो दिया हुआ है, बस क्वेश्चन इसमें समझना है। एक आपने स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर बनाने के साथ फिगर बनाया, क्वेश्चन सॉल्व। आपने क्या किया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल थोड़ा बड़ा कर लो यार, चलो यार, चलो लगभग फिट हो गया। फिट में डाल लेते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भैया कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, यही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आप तो क्या काम करो, EAB कर दो, E को A से मिला दो। कह रहे हैं इसको जोड़ दो एक बार, उसको क्या बोल रहे हैं? AEB मतलब इसको 3 बार जोड़ दो, इसको 3 बार जोड़ दो, इसको 1 बार जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ के वैल्यू बताओ। आपको बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है भैया? बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है, ये तो भैया देखो 90 डिग्री होता है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होता है। ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा? 150 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 30 डिग्री होगा। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये है स्क्वायर। अगर स्क्वायर अगर इसकी साइड ए है तो इसी पे बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, इसकी साइड भी ये होगा तो इसकी साइड भी ये हो जाएगा, इसकी साइड भी ये हो जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखो,
भैया ये वाला एंगल तो हमको 150 पता है, लेकिन इसमें ये देखो ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर है, और इन तो इसका मतलब है ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर है, तो इसको एक बार जोड़ना है, इसको 3 बार जोड़ना है। तो ये मान लो कि इसको एक बार जोड़ के जो हमारा 30 डिग्री आया इसका 2 टाइम कर दे तो 4 बार हो जाएगा। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये पिद्दी भर का सवाल था, सवाल में कोई दम नहीं था, बहुत ही वाहियात सवाल था, बहुत ही आसानी से लग जाने वाला सवाल था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? द मार्क्स ऑब्टेन बाय 15 स्टूडेंट आउट ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ 25 इन ए टेस्ट आर गिवन एज 13, 11, 16, 15, 18। अच्छा, इसको बाद में करते हैं, लास्ट में करते हैं। मतलब जो हमारे नए थे, जैसे स्टैटिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी के जितने क्वेश्चन है, मैंने लास्ट में लगा रखा है। इसको लास्ट में करते हैं एक साथ, ताकि आप ये समझ पाओ कि क्योंकि ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ पता नहीं है, इस वजह से डिफिकल्ट है। अगर ये पढ़ के गए होगा जो बच्चा, तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सारा क्वेश्चन आया, बगैर फॉर्मूले का कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसको लास्ट में लगा के करते हैं, एक साथ आपको बताते हैं हम प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स के सारे क्वेश्चन, सारे बिल्कुल लास्ट में बताते हैं। पहले तो वो उन चीजों पे खेल लो जिन चीजों पे आप खेलते हुए आए हो, उन चीजों पे खेल लो आप जिन पे खेलते हुए आए हो कब से, तब तो अपन आगे चलते हैं खेलने ना। जरा सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है? 2 फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1.5 लाख भैया 2.5 लाख रुपया रेस्पेक्टिवली। दे एग्रीड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर अर्निंग इन द सेम रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ये होता ही है इसमें। आफ्टर एन ईयर द प्रॉफिट अर्न वाज 6 लाख। ईच ऑफ देम एडेड 50,000 टू देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड इन ए डिफरेंट प्रोजेक्ट। इफ दिस प्रोजेक्ट गिव एन यील्ड ऑफ 4,20,000 देन ए शेयर इन द प्रॉफिट इज। अब देखो भैया, सवाल में तो ये है, अगर ध्यान से देखो, हिंदी में एक बंदा 1.5 लाख लगा रहा है, एक 2.5 लाख लगा रहा है, तो जो प्रॉफिट आएगा वो किस रेशियो में बढ़ेगा? 3 और 5 के रेशियो में बनेगा। अब भैया देखो, प्रॉफिट तो कुल मिला जुला के कितना आ गया? 6 लाख। 6 लाख का ले लो 600, तो एक बंदे को मिलेगा कितना? 3/8। अगर 3/8 निकाले जाओगे तो कैसे होगा? 8 सत्ते 56, 75। आप तो खाली न्यूमेरिक वैल्यू ले लो, 0 तो कट जाएगा। तो एक बंदे को क्या हुआ? एक बंदे को मिला 75, समझे बात? और 75 गुणे 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 150, 225। एक को अगर 225 बन गया और दूसरे 600 में से घटाना है, तो दूसरे को क्या मिला होगा? 375। जरा जोड़ोगे तो 25, 75 एक हो जाएगा, 3, 2, 5, 1, 6 हो जाएगा। तो एक बंदे को 2.25 लाख रुपए मिलेगा, दूसरे को 3,75,000 मिलेगा। अब वो क्या कह रहा है कि भैया हम ऐड और कर देंगे कितना? हम ऐड और कर देंगे 50,000। 50,000 ये भी ऐड कर रहा है, 50,000 ये भी ऐड कर रहा है। तो अब ऐड करने के बाद अगर 50 के ये ऐड कर रहा है और 50 के ये ऐड कर रहा है, और तो इसने क्या किया? इतना कमा के बांट लिया, 50,000 और ऐड कर दिया, 50,000 और ऐड कर लिया, तो इनके पास हो टोटल कितना गया? 50,000 ऐड करने के बाद भैया इनके पास हो गया 275, और इनके पास जरा देखो कितना हो गया? इनके पास हो गया 425। तो अब जो अगला प्रोजेक्ट है उसमें इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है और इस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, तो इसी रेशियो में तो उनको मिलेगा। जरा काट पीट लो, 25 से काटोगे, 25 से कम 25, ध्यान से देखना, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, इधर काटोगे तो 25 से कम 25, फिर आपके पास बचेगा 175, तो 25 सत्ते 175, यही हुआ ना? ध्यान से देखना, 25 सत्ते 175 और 25 से कम 25 425, 11-17 के रेशियो में उनको मिलेगा। अब मोटा मोटा मेरे को एक बात ये समझ में आया, मेरे को तो ए का निकालना है। ए का निकालना है तो 17 और 11 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 28। 17 और 11 को जोड़ोगे ये आएगा 28। अब आपके पास है 4,20,000, मतलब 420 में निकाल लो, गुणे 11/28। अब मैं इसके बाद सब करूंगा नहीं, मैं तो खाली ये देखूंगा 11 की डिविजिबिलिटी किसमें है। भैया ध्यान से देखो, क्या 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, क्योंकि 11 गुणे में तो आएगा, 11 से यही वाला नंबर कट रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। जब 11 से 3 कट ही नहीं रहे तो मैं क्यों इसको गुणा भाग करूं? मैं अपना समय क्यों ना बचाऊं? अगर मैं 10-15 सेकंड अपना अगर बचा लूं मेंस के पेपर में किसी क्वेश्चन में, फिर तो मेरे को एक्स्ट्रा एज मिल गया कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो मुझे आ तो रहा होगा, टाइम ले रहा होगा, तो उसमें टाइम दे लेंगे। तो एक एक क्वेश्चन में अगर सेकंड्स बताएंगे तभी तो आगे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा। इसके आगे कैलकुलेशन बहुत वाहियात सी बात है, कैलकुलेट ही करने लायक नहीं था, आप तो खाली डिविजिबिलिटी लगा लो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, देखो। अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूं, एक तो मास्टर है आपके बहुत बड़े, गगन सर, उनका सोल्यूशन देखना। इसको जाके मेंस का सोल्यूशन करा रहे थे, मैंने उनका सोल्यूशन देखा, मैंने कहा यार ये जो सोल्यूशन है साहब का, इतने मैच्योर टीचर हैं, अगर मेंस का सोल्यूशन करा रहे हैं, जैसे मान लो चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बेसिक सिखाना समझ में आता है, पर अगर हम कोई भी शिक्षक को मेंस का सोल्यूशन करा रहा है तो मेंस का सोल्यूशन तो उसको इस तरीके से कराना चाहिए कि सेकंड्स में क्वेश्चन कैसे लगता है।
जैसे ये सवाल दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्लोज क्यूबाइड इज गिवन एज 6:3:2 रेशियो में द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबाइड इज गिवन एज 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर मतलब क्यूब ऑफ दिस क्यूबाइड। आपको क्या करना है भैया, जो भी कुछ क्यूबाइड है उस क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में ये दिया हुआ है कि जो साइड्स है 6:3:2 के रेशियो में है, मतलब ये है, इसको भूल जाओ, ये इग्नोर कर दो। अगर ये 6:3:2 के रेशियो में है तो लेंथ में 3 का मल्टीपल है, ब्रेथ में 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब वॉल्यूम जो आएगा उसमें 9 का पक्का मल्टीपल होगा। 9 का पक्का मल्टीपल होगा। 9 का पक्का मल्टीपल होगा तो मैं देख रहा था 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 6 ये भी मल्टीपल नहीं है। 4 2 6 ये भी मल्टीपल नहीं है। एक ही मल्टीपल है। मैं तो सवाल ही सॉल्व नहीं किया। चुटकियों में से निपटाया और निकल गए। आप बताओ, सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन, मैं महाशय का सोल्यूशन देख रहा था, तकरीबन 2 मिनट उन्होंने बताया होगा। अब या तो हम कर लें, एक हो गया मतलब 2 टाइम्स LB + BH + HL, ये निकाल ले, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। ये हम 1800 के बराबर कर दें और LB BH HL का रेशियो दिया है, उस हिसाब से करके कैलकुलेट करके फिर यहां पे लाए। या तो सवाल ही सॉल्व ना करो, सेकंड्स में ऐसे टिक लगाएं और निकल जाए। अब आपकी मर्जी है कि आप सोल्यूशन कैसे देखना चाहते हो। टीचर बुरे नहीं है, टीचर लाजवाब है। मतलब हो सकता है एक क्वेश्चन में उनका दिमाग क्लिक ना किया हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बताऊं, मैं इतना सोल्यूशन देखा, मेरे को तो लगता है कई सारे सवालों में उनका दिमाग क्लिक नहीं किया। क्यों नहीं क्लिक किया मेरे को नहीं पता, आप उनसे जाके पूछना कि क्यों क्लिक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 8 स्पेशली उनसे जाके पूछना कि उनके दिमाग में क्यों क्लिक नहीं किया। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई होगी। आगे चलते हैं। बी परचेज 15 kg एप्पल एट द रेट ऑफ 180 per kg फ्रॉम ए होलसेलर हु यूजेज वेट ऑफ 950 grams फॉर द kg weight. B sold all these apples at rupees 180 per kg but used a weight of 750 grams for the kg weight. Find the percentage profit earned by B in the transaction. Correct to 2 places of decimal. बी ने थोक विक्रेता से 15 किलोग्राम सेब 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, जिसने 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम का वजन इस्तेमाल किया है। बी ने सभी सेब 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे हैं, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 750 ग्राम का वजन इस्तेमाल किया है। इस लेन देन में बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो यार, ये फॉल्स वेट का क्वेश्चन है। इसमें जितना डेटा दिया हुआ है खाली फॉल्स वेट वाला डेटा इंपॉर्टेंट, बाकी सब डेटा आपके लिए इररिलेवेंट है। सवाल क्या हो रहा है, सवाल ये हो रहा है, पहला स्टार्टिंग में देखो कि भैया कि जिसने 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम का वजन इस्तेमाल किया। मतलब जब मैं बात करूं, ए वाला बंदा था, ठीक है ना, कि बी ने जब खरीदा ए से, बी परचेज 15 kg एप्पल्स एट द रेट ऑफ, तो बी ने क्या काम किया, बी ने तो 1000 रुपए दिया, 1000 रुपए का माल खरीदने के लिए दिया, लेकिन सामने वाले ने उसे 950 रुपए का माल दिया। भाई अगर उसने 1000 ग्राम के लिए दिया पैसा और सामने वाला 950 ग्राम दे रहा है, तो 1000, मैं तो यूं कहता हूं 1000 का माल खरीदने की कोशिश करे तो 950 रुपए का माल पकड़ा दिया रेशियो में। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। तो उसने भी क्या काम किया, उसने भी बेचते वक्त किसी आदमी ने 1000 रुपए दिया उसे, किसी आदमी ने उसे 1000 रुपए दिया, उसने तो 750 ग्राम का माल पकड़ाया, पर पैसा कितना वसूला, 1000 रुपए का। भाई उसने तो 750 ग्राम माल पकड़ाया है, तो 750 ग्राम का पैसा जो है उसने लगाया था, पर वसूला कितना, 1000 का। तो कुल मिला जुला के अगर बी की स्थिति देखे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 19 × 5 = 95। तो बी ने भैया 15 की मान लो कोई चीज खरीदी, तो पहनाया कितने में, 19 में पहनाया। उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का प्रॉफिट हुआ। 4/15 हो गया और 4/15, और अगर परसेंटेज में निकालोगे तो 100 हो गया। अब जैसे बोलोगे तो 400/15 हो गया। अब इसको गुणा भाग करना है तो 15 दूनी 30 कर लो, ठीक है ना, और 15 दूनी 30 करोगे तो उसके बाद 100 बच जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, फिर 15 छक्का 90 हो जाएगा, तो ऐसे 6 चलता रहेगा, तो 26.67% आ जाएगा। समझ में आया। ये सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपने फॉल्स वेट वाले क्वेश्चन कर रखे तो इन क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है। अगला सवाल जरा देखना। 14 व्यक्तियों में पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 किलोग्राम है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। 14वें व्यक्ति का वजन कितना हुआ। देखो सवाल तो ये कह रहा है कि जो 13 व्यक्ति हैं, 13 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो 78 दिया हुआ है, लेकिन सवाल ये कह रहा है जब हम बात 14 व्यक्तियों की करते हैं तो 14 व्यक्तियों का जो भी एवरेज है, इस एवरेज से 39 अधिक वाले बंदे के पास है। इसका मतलब यह है कि उसने अपना तो अपने एवरेज में रख रखा है, लेकिन ये 39 किसके अंदर बांट रखा है, इन सब के अंदर बांट रखा है। जो भी यहां पे ओरिजिनल हो
उसके पास अपना तो है ही है एवरेज आउट करने के बाद, लेकिन उसके पास एवरेज से 39 एक्स्ट्रा है। जो एवरेज से 39 एक्स्ट्रा है वो किसमें बांटा होगा? उसने 13 लोगों में बांटा होगा। तो 39 को अगर 13 लोगों में बांटा होगा तो सबको क्या होगा? सबको 3-3 एक्स्ट्रा मिला होगा। मतलब फाइनल जो एवरेज वेट रहा होगा वो 81 रहा होगा। सवाल में पूछा जा रहा 14वां व्यक्ति जो है उसका कितना टोटल वेट रहा है। तो एवरेज वेट तो रहा है 81, जो 14 का है, साथ में 39 और रहा हुआ है, तो ये कितना हो गया? 120। तो सवाल का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था, बुद्धि लगाने वाली बात थी। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 20%, 35%, 10% की क्रमिक छूट कैसे निकाले? जिसकी बुद्धि तेज होगी वो ऐसे करेगा, 20, 35, 45 सक्सेसिव लगाएगा, -7 करेगा, 35 गुणे 2 करोगे 70 हो जाएगा, तो 35 और 20 सॉरी 55 हो गया, 35, 20, 55, 55 में से 7 घटा तो 48 हो गया। और 48% हुआ सक्सेसिव के बाद, फिर 10% का लगाएगा तो 48, 10, 58 हो गया। और माइनस क्या हो गया? 4.8, माइनस 4.8 किया तो 0.2 कहीं पे आ रहा है, इसमें आ रहा है 53.2 हो गया। सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतने ही प्यारे प्यारे सवाल आते हैं यार, इतने ही मजेदार सवाल आते हैं जिन क्वेश्चनों को एग्जाम में चुटकियों में निपटाना होता है। अगला सवाल देखो, 3 cards are drawn one after another with replacement from a pack of cards. What is the probability of getting first card a jack, second card a black card and third card an even number card? इसमें 2 बातें जानना बहुत जरूरी है। एक तो गड्डी खेलना मैंने खूब खेली 4-5 साल, ठीक है ना, और 3 पत्ता खेलना मेरे को बहुत है, दहला पकड़ 29, मतलब बहुत सारे गेम आते हैं। तो आपको ताशों की जानकारी होनी चाहिए कि ताश में पत्ते कितने कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। और दूसरा, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर 2 इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उनका गुणा करना पड़ता है। बस इतनी बात करनी है अपने को। अब सवाल क्या कह रहा है, एक पैक से कार्ड से 3 पत्ते एक के बाद एक निकाले जाते हैं और वापस रखे जाते हैं। मतलब एक कार्ड निकाला जाएगा फिर वापस रख दिया जाएगा। तो पहला पत्ता क्या निकाल रहा है पहले तो वो समझो, पहले पत्ते के जैक निकलने के। अब अगर हम पहले पत्ते की बात कर रहे हैं जैक निकलने की, मतलब गुलाम निकलने का, जो मैं समझ रहा हूं, ठीक है। तो 4 तो गुलाम होता है, टोटल पत्ते 52 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 4/52 हो जाएगी या 1/13। आप तो सीधे सीधे 1/13 लिख लो। फिर क्या बोल रहा है, पहले पत्ते के जैक, दूसरे पत्ते के काले कार्ड, आधे काले होते हैं भैया, आधे लाल होते हैं, तो काले निकलने की तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों रैंडम इवेंट है तो इनका गुणा होगा। फिर तीसरा भी रैंडम इवेंट है, उनका भी गुणा होगा, काले कार्ड। और तीसरे पत्ते के सम अंक निकलने के, सम अंक कैसे निकलता है? सम अंक तो निकलेगा जब 2 निकले, 4 निकले, 6 निकले, 8 निकले या 10। अब इसके बाद कोई सम अंक नहीं होता, बस इतना ही होता है। इसके 4 पत्ते होते हैं, 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 इसके 4 पत्ते। टोटल कितना हो गया? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20। तो 20 फेवर में है और 52 अगेंस्ट में है। तो 10 बटा क्या लिख सकते हो? 26, या 4 से काट लो, 4 से काटोगे 4 पंचे 20, ये हो गया 5/13। तो कुल मिला जुला के ऊपर 5 बचा हुआ है और ऊपर 5 2 जगह पे है, तो 13 13 हम 169 गुणे 2 तो 9 2 8 कहीं पे दिख रहा है, ऊपर 5 और 338। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। थोड़ा तेज कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको इन सारे सवालों के लिए। अगला सवाल देखिएगा, एक पार्क में एक समय में बंदरों और मानव आगंतुकों के सिर और पैरों की गिनती की गई और पाया गया कि 54 सिर है और 148 पैर थे। पार्क में बंदरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल करने के बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका बड़ा सा यूनिक है। जैसे सवाल हो रहा है कि पाया गया कि 54 सिर है, तो भाई बंदर के 1 सिर होगा और आदमी के 1 सिर होगा, तो इसमें 1 सिर होगा बंदर का और 1 सिर होगा भैया मानव का, दोनों बात है, तो 54 टोटल हो गए। अब बात यह हो रही है कि 148 पैर थे, 148 पैर थे। अच्छा, पैर किसकी वजह से ज्यादा होंगे? भाई बंदर के 4 पैर माने जाते हैं और मानव के 2 पैर माने जाते हैं। तो कुल मिला जुला के ये 54 जो हैं, आदमी और बंदर दोनों होंगे, इन सबके 2-2 कम से कम पैर होंगे। इन सबके 2-2 पैर होंगे तो 108 पैर तो होंगे। अगर ये 108 इसमें से घटा दिया जाए, हमने मान लिया कि बंदर के भी 2 पैर है और मानव के भी 2 पैर है, तो 54 लोगों का 108 हो जाएगा। तो जो बचा हुआ पैर है जरा ध्यान से निकालोगे, 40 पैर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। अब ये 40 पैर एक्स्ट्रा है, जितना बंदर होगा उतने ही एक्स्ट्रा पैर दिखाई देंगे। हर बंदर के 2 एक्स्ट्रा पैर दिखाई देगा, तो 40 पैर दिखाई दे रहा है, हर बंदर के 2 पैर होते हैं, तो 2 से भाग दे तो हमें पता चल गया कि भाई बंदर टोटल जो है वो 20 है। और सवाल में पूछा है बंदरों की संख्या, तो बंदरों की संख्या हो गया नंबर ऑप्शन 1।
अब इस सवाल में या तो आप ऐसे मान लो कि भैया मानो हो गया x प्लस वो हो गया y, ये हो गया 54। भैया बंदर के 4 होते हैं तो 4x कर लिया, मानोगे 2 होता है तो 2y कर लिया, और ये हो गया 148 के बराबर हो गया। फिर आप इसमें जिसका निकालना हो, किसका, बंदर का निकालना है तो 2 से गुणा कर दो, 2 से इधर गुणा कर दो। अब फिर इसको घटा के सवाल सॉल्व करके निकालो, बहुत सारा समय जाएगा। अब स्मार्ट किड हो, स्मार्ट लौंडे हो, तो आप क्या काम करोगे, आप ये वाला तरीका अपनाओगे, बुद्धि इस्तेमाल करोगे और क्वेश्चन का सलूशन चुटकियों में दोगे। आगे चले अगले सवाल की तरफ। सवाल देखो, सवाल की धार देखो और करने वाले को देखो। विपिन एक यात्रा की दूरी के 1/3 हिस्से को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यदि उसने यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे का समय लिया तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। इसमें भी अगर आप नंबर के एजम्पशंस लेना जानो तो ये सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। नंबर के एजम्पशंस की बात करें, मान लेते दूरी पूछा है, मैं तो अपनी मर्जी से मान रहा हूं, जब मानूंगा तो मैं इनके एलसीएम में मानूंगा। सबसे सही तरीका तो यही होता है कि जब भी आप दूरी मानो तो इनके एलसीएम में मान लो। 4 3 12, मैंने तो 1200 मान लिया। अब 1200 की अगर हम बात करें तो बात हो रही है 1/3 की, तो 1200 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1200 का 1/3 हो जाएगा 400 और 2/3 हो जाएगा 800। यही होगा ना, क्या बोल रहा है, 30 किलोमीटर घंटे की शेष दूरी, विपिन एक यात्रा दूरी 1/3 करता है 30 किलोमीटर। तो इसमें जो समय लगा हुआ है तो आप क्या काम कर सकते हो, 40/3 हो जाएगा। भाई 400 चलना है, 400 चलना है और 30 की स्पीड से चल रहा है, तो 400/30 करोगे तो 40/30 आ जाएगा। ये भैया 800 चल रहा है, 40 के हिसाब से चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 40 से भाग दोगे तो 20 आ जाएगा। और कितना समय लगा है जरा जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 4, 100/3 हो जाएगा। ध्यान से देखो, 100/3 हो जाएगा। 20 3 60 प्लस 40, 100/3 आवर्स हो जाएगा। तो जब 100/3 आवर्स लग रहा है तो हमने जो डिस्टेंस माना है वो कितना माना है, 1200 किलोमीटर, यही ना। अब 2 0 से 2 0 आप काट दो, जब 1 घंटा लगेगा तो कितना हो जाएगा, 12 3 36 किलोमीटर। लेकिन समय कितना लगा, समय सवाल में 12 घंटे लगा हुआ है, 12 घंटे लगा हुआ है, 36 गुणे 12 कर दो, तो 12 छंग 72 और 12 3 36 और 36 4 43, तो 432 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समझ में आया, ये करने का सबसे सही सटीक तरीका है। इसको बहुत तेज भी कर सकते हो, तो समझाने के लिए इतना समय लगाया, अदरवाइज अगर मेरे को खुद करना हो तो कुछ सेकंड्स में ये क्वेश्चन निपटाया जा सकता है। ये मेंस के पेपर है, देखो ये मेंस के पेपर, बस ये एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपका टाइम बहुत किल करवाना था एग्जामिनर को। उन्होंने डिसाइड करके बैठा हुआ था कि भैया आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तो टाइम लेंगे, लेकिन कोई बुद्धि वाला बंदा है तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेगा। चलो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में टाइम टेकिंग है तो टाइम लेते हैं थोड़ा, बाकी जगहों से समय बचाओगे तो इसमें समय दे पाओगे और टाइम टेकिंग है। दिया हुआ है कि एक कंटेनर ए में 7:9 के अनुपात में 80 लीटर स्प्रिट और पानी है। जब स्प्रिट और वाटर की बात करेंगे तो आप तुरंत अपनी कॉपी में एस और डब्ल्यू बना लो, एक स्प्रिट हो गया एक वाटर हो गया, और तुरंत आपको पता होना चाहिए कि ये हो गया 9 7 16। समझना लिखना कैसे होता है एग्जाम में, 9 7 16 हो गया, 80 लीटर है तो 16 पंचे 80, एक कितना हो गया, एक हो गया 35। मैं कलर चेंज कर रहा हूं समझाने के लिए, थोड़ा टाइम लूंगा। एक हो गया 35, तो दूसरा कितना हो जाएगा 45, तभी तो दोनों का सम आएगा 80। स्प्रिट 35 लीटर है और ये जो वाटर है वो 45 लीटर है। ये लीटर में एग्जैक्टली निकल गया कि ये लीटर में निकल गया कि कितने लीटर है। अब क्या हुआ, 20 लीटर निकाल के इसमें से डाल दिया गया। पहला सेक्शन ये किया गया कि इससे 20 लीटर निकाल के इसमें डाल दिया गया। जब 20 लीटर निकाल के डाल रहे हो, हम यहां स्प्रिट और पानी की बात करेंगे तो 20 में ध्यान से देखोगे क्या होगा, इसको ऐसे ही लिखना है आपको। 20 में क्या होगा, 7/16 जो है आपका स्प्रिट होगा और 20 गुणे 9 7 16, 9/16 जो है आपका क्या होगा, ये होगा आपका पानी। या इसको ऐसे लिख सकते हो 5/4 है, क्या है ये 5/4 है, तो आप यूं लिख सकते हो ये 35/4 होगा और ये 45/4 होगा। ये आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपको सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और इसको दूसरे तरीके से देखने का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखो कि अगर ये 35 और 45 लीटर है और ये 80 लीटर है टोटल, 20 लीटर इसमें निकाल रहे हो तो 1/4 ये निकलेगा, 1/4 ये निकलेगा, इसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में है। तो ये 35/4 आ जाएगा और ये 45/4 आ जाएगा। जैसे आप इसे देख पाओ, जितनी जल्दी देख पाओगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। अब सवाल में अगली बार क्या बोल रहे हैं, फिर कंटेनर ए को 20 लीटर पानी से भर दिया जाता है। अब जब 20 लीटर पानी भरा जाएगा, बचा हुआ है 60 लीटर टोटल, ठीक है ना। अब जब इससे 20 लीटर निकाल लिया गया, 20 लीटर निकाल लिया गया तो बचा कितना है 60 लीटर।
60 लीटर का मतलब क्या हुआ कि ये 3/4 बचा रह गया। 3/4 जो है 35 का ये बचा रह गया है और 3/4 45 का ये बचा रह गया है। मतलब 20-20 लीटर निकल गए तो इतने इतने लीटर बचे हुए। 1/4 निकल गया, 1/4 निकल गया तो 3/4 ये बचा हुआ, 3/4 ये बचा हुआ। अब क्या बोल रहा है कि फिर कंटेनर ए से 20 लीटर निकाल के पानी ये भर दिया गया तो बात हो गई। इसके बाद 32 लीटर मिश्रण फिर से कंटेनर बी में स्थानांतरित किया जाता है। अच्छा नहीं, सवाल यह है कि 20 लीटर निकाल के इसमें डाल दिया गया, 20 लीटर पानी डाल दिया गया, तो जो पानी डलेगा वो तो इसमें डलेगा 20 लीटर, तो मैं इसको 80/4 कह दूं क्या? 80/4 कह दूं क्या? तो ये इतने लीटर वाटर हो जाएगा और ये इतने लीटर रहेगा। अब हमको बस ये देखना है कि किस रेशियो में निकलेगा। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 35 में अगर 3 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? ये सब रेशियो इसीलिए रखा हुआ है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 35 दूनी 70 और 105 और 105 ये रह जाएगा स्प्रिट। और अगर आपको पानी देखना है कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 त्याई 135 और 135 में 80 जोड़ोगे कितना आएगा? 135 में 80 जोड़ोगे 215 आ जाएगा। 215 4 सबके नीचे 4 कट जाएगा। अब खाली बस आपको रेशियो निकालना है। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 त्याई 15। 21 और 43 के रेशियो में होगा। किस में होगा? 21 और 43 के रेशियो में होगा। अब यहां से ध्यान से देखो कि 32 लीटर पानी इधर जा रहा है, तो जब 32 लीटर पानी इधर आएगा, ध्यान से समझना, 32 लीटर पानी जब दोबारा में जाएगा तो इसी रेशियो में जाएगा। आपको स्प्रिट निकालना होगा, आपको वाटर निकालना होगा। अब जरा ध्यान से देखो, 21 और 43 को अगर ध्यान से देखोगे तो इनका सम टोटल जो आएगा ये आएगा 62। इसका मतलब ये जो 32 जा रहा है, ये 32 जो जा रहा है, 32/62 करोगे तो ये जाएगा 21/2 और ये जाएगा 43/2। तो मैं इसको क्या काम करूंगा, 35/4 है, मैं इसको क्या काम करूंगा, 21 दूनी 42/4 लिख दूंगा। ये गया स्प्रिट। उसके बाद जो उधर दूसरा पानी जाएगा ये 43 है, तो 43 को मैं 2 गुना कर दूंगा, बटा 4 कर दूंगा। 43 को 2 गुना कर दिया मैंने, 86 हो गया। 86/4 बटा 45/4 हो गया। सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है आपके क्या कि ये और ये का रेशियो क्या होगा। ये 4 दोनों साइड से कट गया, आप तो जोड़ दो। 5 2 7, 4 3 7, आगे 77 आ रहा है। आगे 77 आपके एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है। इधर ध्यान से देखो तो 6 5 11 और 8 4 12 1 13 131, तो 77 131 का रेशियो आ रहा है। 77 131 का रेशियो आ रहा है। वाटर टू स्प्रिट ऑफ द मिक्सचर इन कंटेनर बी इज इक्वल टू, वाटर टू स्प्रिट पूछ रहा है तो आपको रिवर्सल मानना है। ये हमने जो निकाला है ये स्प्रिट टू वाटर निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में सावधानी से देखना, द रेशियो ऑफ वाटर टू स्प्रिट पूछा है। वाटर टू स्प्रिट होगा तो वाटर पहले आएगा, स्प्रिट बाद में आएगा, तो ऑप्शन सी सही होगा चौथे के बजाय। लेकिन इसमें कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी है। अगर थोड़ी सावधानी बरतोगे तो ये सवाल लग जाएगा। अब बहुत स्मार्टली इस क्वेश्चन को करना है, बहुत स्मार्टली क्वेश्चन को करोगे तो थोड़ा इसमें समय देना पड़ेगा क्योंकि 2 स्टेप का कैलकुलेशन करा रहा है। अगला सवाल देखो, ए सॉलिड क्यूब हुज ईच एज इज ऑफ लेंथ ऑफ 48 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर मेड आउट ऑफ दिस मोल्टेन क्यूब विदाउट एनी वेस्टेज, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर ऑब्टेन्ड। एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक किनारे की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तो पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन से बिना किसी बर्बादी के 64 घन सेंटीमीटर आयतन के समान आकार के ठोस घन बनाए जाते हैं। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? इस सवाल को ध्यान से देखोगे, आप कैलकुलेशन ही नहीं करोगे। मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि नीचे जो है ये 8 बटे 64 है, मतलब ये भाग ध्यान से देखोगे। सवाल क्या है कि 64 घन सेंटीमीटर का आयतन बनाना है तो नीचे 64 आएगा, जो भी आएगा ये 8 और 8 का मल्टीपल है। ऊपर जो आएगा वो 48 का क्यूब आएगा, 48 गुणे 48 गुणे 48। पुराने समय में इसको काट पीट के गुणा करके निकालते थे, पर आज के समय में नहीं निकालते। आज के समय में हमको ये पता है इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, 3 नीचे से कहीं कट नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो 9 का मल्टीपल ढूंढ लो, कोई 9 का मल्टीपल है क्या? तो भैया 8 1 9 और 7 4 11 है नहीं, 8 1 9 7 1 8 है नहीं, 8 2 10, 10 8 18 ये दिखाई दे रहा है, ये देख लो, 8 3 11 1 12 7 19 ये है नहीं, मतलब एक ही खाली 9 से कट रहा है, ऑप्शन 1। क्या लगता है सब गुणा भाग किया जाए? नहीं ना, ऑप्शन 1 टिक करो, निकल लो। इतना स्मार्ट तो बनना पड़ेगा, वरना बैठो यहीं पे, काटो 8 बटे 64, 8 6 48, 8 1 8, 8 6 48, 6 6 36, 36 गुणे 48 करते रहो बैठ के वहीं पे। और फिर यहाँ पे जो है यूनिट डिजिट निकालना और बाकी सारा काम करना और वाहियातपना करना। यार देखो, मेरे को ये समझ में नहीं, मेरे को समझ में आया 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है और वो आएगा 3 कहीं मिस नहीं होगा।
और 3 अगर मैच नहीं होगा तो भैया 3 बार आना है, क्यूब में आना है, तो हम तो 9 देख लेंगे। 9 देख लिया हमने, 9 देख लिया तो बात हमारा काम हो गया, सवाल खत्म हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। इस तरीके के सवालों में 2 बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखना है, इस तरीके के सवालों को कैसे सीधे सीधे सॉल्व किया जाता है। जैसे आप ये जानते हो बटे में अगर कोई चीज हो ऊपर और नीचे हो तो हम काट देते हैं, गुणे में होता है तो गुणा कर देते हैं। लेकिन 2 तरीके की बात होती है, अगर a बाई बी लिखा है डिवाइडेड c बाई डी लिखा है तो हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं, हम इधर इधर भी काट सकते हैं, हम इधर इधर भी काट सकते हैं। ये अगर प्रैक्टिस में आपने ला दिया तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वरना टाइम टेकिंग है। इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत आराम से बहुत प्यार से करते हैं, 2-4 सेकंड ज्यादा ले लो, अदरवाइज ये सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाते हैं, तो थोड़ा पेशेंस लगा के इसमें समय दे दो। अब चलो काट लेते हैं। जैसे यहां काटते हैं, एक तो हम ऐसे ऐसे काट सकते हैं, एक ऐसे ऐसे काट सकते हैं। मैं फिर से बताता हूं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। हमने क्या काम किया, हमने काटना चालू किया, हमने काट लिया 12 दूनी 24, 12 तेई 36, 3 से काट लिया हमने 15 काट लिया, 5 तेई 15, 5 पचे 25। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि कैसे काट रहे हैं सर, सब आड़ा टेढ़ा तरीके से काट रहे हैं। अब हमने ये काट लिया, ये इधर 2/5 पहुंचा है, भागे है, गुणा करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो ये अंदर का पूरा सेक्शन कट कटा के ये पूरा कितना आ गया 5/6, और ये गुणा है तो गुणा है, सॉल्व हो गया। ऐसे तेजी से सॉल्व करते हैं। उसके बाद यहां पे बात करें तो जब यहां पे बात करेंगे तो कैसे काटेंगे, ध्यान से देखना। ये गुणे में है तो सीधे ऊपर नीचे काटते हैं, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 3 कम 3, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 ऊपर काट लिया, 15 कम 15, 15 दिया 45, 3 कम 3 काट लिया 1। तो ये जो आया पूरा का पूरा कितना ही आपस में कट पिटा के ये वाला जो ग्राफ है ये 1 आ गया। तो ध्यान से देखो, 5/6 में से 1 को घटाना है, 5/6 में से 1 को घटाओगे तो -1/6 आ जाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां गुणे में -1/6 आ जाएगा। जब -1/6 आ जाएगा तो इधर बचेगा 1/8, और 1/6 से इसमें गुणा करोगे तो -1/36 आ जाएगा, और लास्ट में 27/36 लिखा हुआ है। कितना? 27/36 लिखा हुआ है। जरा ये पीछे वाली साइड में देखो, ये 36 है, ये 36 है, ये -1 है, और ये प्लस का 27/36 है। समझ में आया? प्लस का 27/36 है, तो घटा लो यार, तो 26/36 हो गया, 1/8 माइनस 26/36, 36 एलसीएम हो जाएगा। 36 एलसीएम नहीं होगा, काटो इसको और काट दोगे तो ये हो गया 18 दूनी 36, ये हो गया 13, ये हो गया 18, ये हो गया 13 दूनी 26, और ये हो गया 18 माइनस का, सॉरी प्लस का आएगा यार, ये माइनस का घट गया ना, 26/36 हो जाएगा, यहां से घटेगा 26/36 प्लस का 26/36। एक बार भी इसमें दुर्घटना घटी ना तो समझ लेना रिकैलकुलेशन में 2 मिनट एक्स्ट्रा जाता है। ये सावधानी से करना है, हो सकता है मेरे से ही कट जाए, अभी मेरे को भी पता नहीं है। ये 13 हो गया, ये 18 हो गया, ये 13 हो गया, ये 18 हो गया। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 8 से भी हो जाए, ये 9 दूनी 18, 9 होगा और 9 8 72, 9 8 72, देखो ऑप्शन में भी 72 आ ही रहा है, 9 8 72, और 72 में सबके ऊपर 1 1 1 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। कुछ गड़बड़ हुआ तो सही कर लेते एक बार, ये बिल्कुल सही है, ये ध्यान से देखोगे ये -1 ही आएगा, कैलकुलेशन सही है। ये जो है 1/6 आ रहा था ना, अच्छा हाँ ठीक है, ये -1 आ रहा था, 1/6 आ रहा था, ये आएगा 1/36। अच्छा मैंने ये -1 गुणा कर दिया था, 1/6 इंटू 1/6, ठीक है। ये सॉल्व होके -1 आया, ये अंदर आया था 5/6, तो यहां हमने गुणा किया 5/36 -1, तो जैसे 5/36 किया -31/36 आया, सॉरी ये 1/8 है, -31/36 प्लस 27/36, अब सही हो रहा है। अब ध्यान से देखो, ये यहां से आएगा -4 हो जाएगा, -4/36 का मतलब हो गया 4 -4/36 1/8, 4 1 कम 4, 4 9 36, फिर ध्यान से देखो 8 9 72, ये उधर आएगा 9, ये -8, ये होगा 1/72। इस तरीके के क्वेश्चंस में एग्जाम में थोड़ा समय दे लिया करो, क्योंकि थोड़ी भी अगर सावधानी घटी तो दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है ना। तो चलो आई होप आप ये समझ पाए होगे, इसको एक बार दोबारा से सॉल्व कर लीजिएगा। तो 1/72 उसका उत्तर था। अगला सवाल है, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोडवे विच इज 150
meter wide at a point in the road between pillars. The elevation of the pillars are x degree, y degree, so that tan x is equal to 2 by 5, tan y is equal to 3 by 5. Then the height of the each pillar is. देखो सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है, दो पिलर्स है, दोनों की लेंथ इक्वल है और यहाँ पे बात हो रही है इनके बीच की जो डिस्टेंस है 150 मीटर है। बोल रहा है एक साइड से एलिवेशन x डिग्री है, दूसरी साइड से जो एलिवेशन है वो y डिग्री है और tan x की वैल्यू 2 by 5 दिया है, मतलब ये 2 है ये 5 है और दूसरे का दिया है 3/5 है, तो 3 है 5 है। लेकिन यहां देखो यहाँ 5 सेम है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, बहुत नाइंसाफी है। हाइट तो दोनों टावर्स की सेम है, अगर दोनों की सेम है तो हम अगर इधर गुणा कर दे 3 का तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा 3 का, हम इधर गुणा कर दे 2 का तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा 2 का। तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 6 टोटल, ये भी हो जाएगा 6 टोटल, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। नीचे कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, इन दोनों को जोड़ोगे तो 25 लेंथ हो जाएगी। इस 25 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 150। आपको निकालना कितना 6 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 बटा 25 और 25 छंका 150 और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। तो टावर का जो हाइट है वो कितना आएगा 36 मीटर आएगा। बहुत प्यारे प्यारे से सवाल होते हैं यार, बड़े मजेदार सवाल होते हैं, इनको करना बहुत ही मजा आता है यार। मैथ्स अलग ही लेवल का एंजॉय है, जिसको मैथ लगाने आता है, जिसका मन लगता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा लिख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि 2 पेंसिल की कीमत, ध्यान से देखो, 2 पेंसिल की कीमत और 3 पेन की कीमत क्या दिया हुआ है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, कोई नाइंसाफी नहीं है, सॉल्व किया जा सकता है। फिर दिया हुआ 7 पेंसिल की कीमत और कितना 2 पेन की कीमत, ये कितना दिया हुआ 65। और आपसे पूछा है एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत आपको बतानी है कि एक पेंसिल और एक पेन की क्या कीमत होगी। किसी को बराबर करके घटा दो, बात बन जाएगी। अब ये पेंसिल लिख लो, पेंसिल नहीं, पेन ही पेन दिखाई दे रहा है, पेंसिल दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये सवाल में क्या ही है, इसको पढ़ाने लायक भी नहीं है कि क्या पढ़ाया जाए। किसी एक को बराबर कर लो। अब इसमें अपन ने 2 का गुणा कर लिया, इसमें 3 का गुणा कर लिया। अब जब 3 का गुणा किया तो ध्यान से देखो, सब कुछ लिखना नहीं होता, ये हो गया 110 और ये क्या हो गया 3 5 15, 3 6 18 1 19, 195 हो गया। अब जब दोनों को घटाएंगे, जब दोनों को घटाएंगे तो 4 में से 7, मतलब 7 त्रिक 21 हो गया और 2 दूनी 4। नीचे वाला डेटा ज्यादा है तो नीचे वाले में से ऊपर का घटा दो, नीचे में से ऊपर को जब घटाओगे तो 195 में से 110 घटाओगे आ जाएगा 85, आ जाएगा 85। अब यहाँ पे 7 त्रिक 21 में से 4 घटाओगे तो 17 आ जाएगा। 17 पेंसिल की जो कीमत है वो 85 हो जाएगी। एक पेंसिल की कीमत कितनी, एक पेंसिल की कीमत जो होगी वो 5 हो जाएगी। और एक पेंसिल की कीमत आपको पता हो गया तो 2 पेंसिल की कीमत 10 हो गई, 10 को घटाओगे तो 45 हो जाएगा। 3 पेन की कीमत जो है 45 हो गई, तो एक पेन की कीमत 15 रुपए हो गई। एक पेन की कीमत कितनी हो गई 15 रुपए हो गई। वर्बल कैलकुलेशन से आ जाएगा, एक पेन एक पेंसिल की कीमत 5 + 15 कितनी हो जाएगी 20 रुपए हो जाएगी। ये कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप एग्जाम हॉल में बैठ के इसको कर रहे हो तो 40-45 सेकंड लगेगा, 40-45 सेकंड लगेगा। अगर देर हुआ तो, ज्यादा कैलकुलेशन अच्छी है तो 30 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ने के बाद निकल जाएगा। तो जब कोई शिक्षक आपको ये बोलता है कि ये क्वेश्चन 20 सेकंड का है, 30 सेकंड का है, इसका मतलब यह है सवाल पढ़ने के बाद, सवाल पढ़ने और समझने में जितना समय ले रहे हो वो अलग समय है, और सवाल पढ़ने के बाद जितना समय करने में लगा रहे हो वो अलग समय है। अप्रोच देने में तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन तो फटाफट लग जाना चाहिए। जैसे इस एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन सबसे वाहियात है, मतलब इससे ज्यादा वाहियात क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। अब जैसे पी क्यू 3 4 दिया है, क्यू आर 4 7 दिया है, तो क्यू दोनों में 4 ही दिया है, यहां पे भी 4 दिया है, यहां पे भी 4 दिया हुआ है, तो आप रेशियो सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो पी क्यू और आर, ये हो गया 3 4 7, 3 4 7, ये रेशियो है। अब रेशियो की ऐसी प्रॉपर्टी होती है पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी निकालना तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, तो 4 3 7, 7 4 11 और 7 3 10, 7 11 10 का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। मतलब इस सवाल में कुछ करना ही नहीं था, वर्बली इसको कैलकुलेट करके जा सकते थे, पेन ही नहीं चलाने की जरूरत थी। अगला सवाल है 11p9q4 24 से विभाज्य है, pq का अधिकतम संभव मान बताना है। अधिकतम संभव मान p इंटू क्यू का तभी होगा जब q मैक्सिमम हो और p मैक्सिमम हो। तो मैं तो ये कहता हूं कि q को आप क्या लिख सकते हो, q को 1 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकते हो, या 0 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा मान pq का पाने के लिए q का मान ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई होकर ज्यादा आएगा। मैं कहा ज्यादा में 9 को रखोगे यहां से तो डिविजिबिलिटी 8 से हो नहीं पाएगी। 24 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, कोई चीज 8 से भी डिविजिबल हो, कोई चीज 3 से डिविजिबल हो। 8 से डिविजिबिलिटी का मतलब होता है आखिरी 3 नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। अगर गलती से आपने यहां पे 9 रख लिया यहाँ पे,
तो 994 हो जाएगा। इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8, ध्यान से देखना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 34 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर गलती से आपने यहाँ पे 8 रख दिया क्यू की जगह तो 984 हो जाएगा। अब आप 8 से डिवाइड करके देखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है क्यू की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हम 8 से डिविजिबल होने के लिए 8 रख सकते हैं। पर 8 रखने का ये मतलब नहीं है, 8 रखने का ये मतलब नहीं है कि वो 24 से डिविजिबल हो, 24 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो P प्लस क्यू है, जो P प्लस क्यू है वो भी डिविजिबल हो 3 से। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो कि ये हो गया 9, 9 2 11, 11 4 15, ये बाकी के जो है सम वो 3 से डिविजिबल है, तो P प्लस क्यू का सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो P प्लस क्यू का जो भी सम आए वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्यू आपको 8 पता चल गया, तो 8 से यहां पे देखोगे 7 आ जाएगा आपका P वैल्यू, और 8 प्लस 7 करोगे 15, मतलब ये डिविजिबल है, इसके संभावना है होने की। फिर यहाँ पे 8 से डिविजिबल ही नहीं है तो ये संभावना ही नहीं है। फिर इसमें 8 से भाग दोगे, एक 8 है तो दूसरा आपको मिलेगा नहीं, संभावना नहीं है। इसमें 8 गुणे 4, 8 चौका 32, 8 चौका 32। अब यहाँ पे देखोगे 8 4 12, संभावना तो है कि इन दोनों का सम 3 से डिविजिबल है, लेकिन आपको तो हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। अगर हाईएस्ट वैल्यू लेनी है तो जो 56 है, एक 8 हो गया, एक 7 हो गया, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 से डिविजिबल है, भी 8 से डिविजिबल है। तो हाईएस्ट वैल्यू लेने के लिए आपको इस सवाल का जवाब नीचे नहीं ऊपर लेना पड़ेगा, 32 की जगह 56 होगा। तो अगर बात करें कि P का अधिकतम संभव मान कितना है, PQ का अधिकतम संभव मान 56 हो सकता है। अब ये नंबर सिस्टम जिसको पता है वो ये सारे सवाल चुटकियों में करेगा। अब इस सवाल को जरा ध्यान से देखो, ये सवाल में पेन में चलाओ कोई फायदा नहीं है। आप 4 6 4 1 लिखा हुआ है, the compound interest on 10,000 at 20% per annum is 4641. If the compound is done half yearly, then for how many years was the sum invested 10,000 per 10,000 पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से संयोजित ब्याज 4 6 4 1 है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जाता है तो कितने वर्ष के लिए राशि निवेशित थी? अगर आपको ये पता हो कि 11 के पावर 4 क्या होता है तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। 14641 11 के पावर 4 की वैल्यू होती है। अगर एक बात ये पता है तो आपके लिए सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। मान लो 10% 20% ब्याज है, अगर इसको हाफ ईयरली संयोजित किया जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 10% ब्याज हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर 6 महीने में 10 से 11 हो जा रहा है। अगर मैं इसको 10 के पावर 4 कर दूं तो ये 11 के पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल 10,000, और यहां जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 14641। इस बीच में अगर ब्याज निकाले तो 4641 आ जाएगा। ये नंबर देख के आपको ये बात पहचानने आनी चाहिए। मैं देख के ही समझ गया था, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज मैंने 2 साल टिक मार दिया होता। अब ये क्या होगा? 4 साइकिल चला है 6-6 महीने के। अगर 4 साइकिल 6-6 महीने के चला है, इसका मतलब कितना हो गया? 2 साल हो गया। 2 साल सही जवाब है। इसमें कंसेप्ट क्या है? अगर 20% वार्षिक है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? 10%। तो हर 6 महीने में वो कंपाउंड हो रहा है, तो 10 का 11 हो रहा है, हर 6 महीने में 10 का 11 हो रहा है, तो 4 बार होगा तो वो 14641 पहुंच जाएगा, और उस 4 साइकिल में इतना ब्याज इकट्ठा हो जाएगा। ये नंबर देख के आपको पता होना चाहिए। यही तो बेसिक सिखाई जाती है। कुछ ऐसे नंबर, कुछ ऐसे डेटा है जिनको आपको याद रखना पड़ता है। अगले सवाल को देखो, ये सवाल है, A and B can complete a job together in 12.5 days. B and C can complete the same job together in 18.75 days, while C and A can complete the same job together in 15 days. In how many days will A, B and C together be able to complete the same job alongside D, who is only 40% as efficient as C? ये देखो सवाल करने में A प्लस B दिया हुआ है, कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, B प्लस C दिया हुआ है, C प्लस A दिया हुआ है, D के सहयोग से काम करना है। इस तरीके के सवालों में लगभग मुझे लगता है सबको पता है कि कैसे करते हैं। अब A प्लस बी कितना दिया हुआ है, लिखने का तरीका हो सकता है A प्लस बी जो कर रहे हैं वो 25/2 दिनों में कर रहे हैं। B प्लस C जो है वो 75/4 दिनों में कर रहे हैं। 75/4 करोगे 18.75 आ जाएगा। C प्लस A की बात कर रहे हैं 15 दिनों में कर रहे हैं। टोटल काम अगर मैं 75 इनका एलसीएम ले लूं तो अगर A प्लस बी की इफिशियंसी देखूं तो 25/4 लिखे हैं, जब 25 से 75 जो है हो जाएगा, ठीक है ना। ये 25/2 होगा, 25/4 नहीं 25/2 है, 25/2 12.5 है ना, 25/2। तो ये हो जाएगा 25 से 75, 3 दूनी 6, इसकी इफिशियंसी 6 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी, और 15/75 इसकी इफिशियंसी 5 हो जाएगी। अगर मैं बोलूं A प्लस बी प्लस C की इफिशियंसी कितनी होगी तो 6 4 10 5 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 होगी इनकी इफिशियंसी। मैं इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं तो मैं इसकी तरह ही सॉल्व कर रहा हूं ना,
मतलब बेसिक बच्चों की तरह सॉल्व तो नहीं कराऊं ना। अब ये तो नहीं लिखूं कि 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी 15 होगा, a प्लस बी प्लस सी 7.5 होगा, इतना तो लिख ही लोगे 7.5 होगा। अगर ये 7.5 होगा और मैं बोलूं c निकालो कितना होगा, तो c 1.5 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी तो 6 है, हो जाएगा। अब अगर हम मैं 1.5 की बात कर रहा हूं, अगर मैं d की बात कर रहा हूं, तो इसका 40% है। 15 चौका 60, इसका मतलब है वो 0.6 उसकी इफिशियंसी है। अब हमको ए बी और सी और डी सबको मिला के काम को खत्म करना है। अगर मैं इसमें डी भी जोड़ दूं तो मैं यहां पे 0.06 जोड़ दूंगा, 0.06 जोड़ूंगा तो 8.1 आ जाएगा। काम खत्म कितना करना है, 75। और हमारे पास इफिशियंसी पर डे की कितनी, 8.1। इसको हटाओगे 0 जाएगा, 3 से काट लो, नीचे आ जाएगा 27, ऊपर आ जाएगा 25, मतलब 250। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। मुझे जो समझ में आता है वो ऐसे समझ में आता है कि 270 माइनस 20/27, मैं तो इसको ऐसे देखता हूं, और इसके बटा भी 27, ये हो गया 10। 10 में से मैंने 9 इधर निकाल लिया, प्लस 1 माइनस 20/27 कर लिया, और इधर से घटाया तो 7/27 आया, इधर से 9 आया प्लस में, और इसको लिखने का तरीका होता है 9 सही 7/27। ये देखो किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि सही ऑप्शन होगा हमारा। ये आपको कैलकुलेशन इस तरीके के आने चाहिए, मतलब आपकी प्रैक्टिस अथाह और अथक होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बात बनेगी नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 20 ईयर्स। देखो सवाल देखो, बहुत सिंपल सा है, बहुत ऐसा मामूली से, लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं। 20 अगर एवरेज है 3 आदमी का, तो टोटल कितना होगा, 60 होगा। बोल रहे हैं 2 साल पहले, 2 साल पहले अगर तीनों का डिस्कशन करें तो 2 सब में कम होगा, इनका सम 54 होगा। बोल रहा है ए प्लस बी का जो सम है सी से 6 ज्यादा था, तो सी का 2 साल पहले मान लो मैं C1 मान लेता हूं, तो ए प्लस बी का C1 प्लस 6 था। तो 2 साल पहले अगर मैं निकालूं यहां से, तो C1 जो होगा वो 24 साल का हो जाएगा। पूछ रहा है उसका प्रेजेंट साल। 2 साल पहले 24 निकाल लिया, इसको सॉल्व करोगे तो 6 उधर भाग दोगे, 54 भागे 6 24 आ जाएगा, मतलब 54 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 24 आ जाएगा। अब सवाल ये कह रहा है क्या कि ये 2 साल पहले पता कर लिया आपने, अभी का बताओ, तो अभी का इसमें 2 साल जोड़ दो। जैसे 2 साल जोड़ोगे सवाल का सही जवाब हो जाएगा 26। समझ में आया? इतना ही वाहियात, इतना ही मजाक का सवाल था, टाइम देने लायक ही नहीं था इस क्वेश्चन पेपर में। अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.24 गुड़े 2.79 अपॉन 2.64 गुड़े 5.94। अब देखो ये पॉइंट तो लगभग सब कॉमन लगा, अब इसको तो हटा दो। मेरे को एक बात तो ये समझ में आता है, यहां से ध्यान देखो, 11 दूनी 22, ठीक है ना, 11 चौक 44, एक 11 इसमें छुपा है, 11 पचे 55, ठीक है, 11 चौक 44, एक 11 निकल हुआ है, तो मैं तो 1/11 निकाल चुका भाई, अपने को तो ऐसे निकालने आता है। तो वो सारे नंबर जो नीचे 11 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि 11 का ऊपर कोई मल्टीपल नहीं है, वो सारे नंबर इसमें जो 11 के नीचे मल्टीपल नहीं है वो तो ऑप्शन ही नहीं हो सकते, ये ऑप्शन ही नहीं हो सकते। 2 ही बचा है, या तो 66 होगा या तो 44 होगा। अब आप इसमें से देखो कि अगर एक नीचे 3 का मल्टीपल बचा, अगर एक नीचे 3 का मल्टीपल बचा तो ये ऑप्शन होगा, 3 का मल्टीपल नहीं बचा तो ये वाला ऑप्शन होगा। तो ध्यान से देखो, 4 2 6 1 7, क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 7 2 9 और 7 2 9, ये कट रहा है। अगर सही मायने में देखो तो ऊपर वाला इधर कट रहा है, 7 2 9 7 2 9 कट रहा है। चलो काट के देख लेते हैं, ये सब अभी भी रूट के अंदर है। 5 4 9, ये 9 से कट रहा है, तो 9 6 54 काट लिया, और 9 3 27, 9 1 9 31 आ गया। ध्यान से देखते रहिएगा। अब ये 31 हो गया, अब 3 से नहीं कटेगा, अभी भी नीचे 3 है, अभी भी नीचे 3 है, एक 3 यहां से निकलेगा, एक 3 यहां से निकलेगा, मतलब इसके साथ 3 और आएगा। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 और भी आ सकता है। तो नीचे जो है 11 और 3 का मल्टीपल होगा, 11 3 का मल्टीपल ऑप्शन ए में मिल रहा है, और 3 का मल्टीपल 2 में नहीं। मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, आगे सॉल्व ही नहीं किया। आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो अपन बुद्धि लगा के। अपन ने कुछ सेकंड्स बता लिए, क्योंकि अपन को कुछ सेकंड किसी और क्वेश्चन में देना था, तो ये अपन ने बुद्धि लगाई। इसी तरीके से आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, और मैथ्स की प्रैक्टिस करते वक्त ये सारे सेक्शन आपको सीखने पड़ेंगे। अगला सवाल है, a इज इक्वल टू 58 माइनस 25, मतलब 58 के स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, 46 के स्क्वायर माइनस 37 के स्क्वायर, b बराबर 26 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, 56 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, 1/b माइनस 20/a। अब अच्छा, इस सवाल को पूछने का एग्जामिनर का क्या पर्पज रहा होगा? खाली आपका तो कैलकुलेशन ही करा रहा है, यही देख रहा है कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है, कैलकुलेशन कर दो। अगर a निकालो, अब a निकाल लो, 1/a चाहिए 1/a, या 20/a निकालना हो निकाल लेना। अब पहले इसको जोड़ना होगा, 8 5 13 और 5 2 से 8, ये हो गया 83। पहले एक बार जोड़ दिया, फिर एक बार घटा दो। 8 में से 5 गया 3, ठीक है, अब 5 में से 2 गया 3। नीचे जरा ध्यान से देखो,
इन दोनों को जोड़ो, 7 6 13, 4 3 7 1 8, 83 आया। इनको घटाओ, 46 में से 37 घटाओगे 9 आ जाएगा। 46 में से 37 घटाओगे 36 9 आ जाएगा। 43 भैया कट गया, 43 कट गया। 3 से काटोगे ये 3 हो गया, ये हो गया 11। अगर 1/a निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 3/11। ध्यान से देखोगे 3/11 हो जाएगा। अगर आपको 20/a निकालना है 20 से गुणा कर दो, 20 थे 60/11 हो गया। ये क्या हो गया 60/11 हो गया। ये तो आपका 20/a निकल गया। अब 1/b निकालो, ध्यान से 1/b निकालो। 1/b जैसे निकालोगे तो 6 5 11 ऊपर, ध्यान से देखना 6 5 11 2 1 3 1 4 41 हो गया। फिर गुणे में क्या आएगा भाई, 26 में से अगर 15 घटा दोगे तो 5 6 11 हो जाएगा अपॉन में। इधर देखोगे तो 6 5 11 1 आया, 5 1 6 1 7 71 आ गया। ध्यान से देखो। और फिर आपको क्या काम करना है, ये तो आपने किया ही किया, आपको फिर घटाना है। जब घटाओगे तो 44 आ जाएगा। 56 में से 15 घटाओगे तो 41 आ जाएगा। सॉरी, ये 41 से 41 कट गया। ये हो गया b की वैल्यू। अगर 1/b निकालना है आपको तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 71/11। अब 71/11 से आपको घटाना है 60/11, तो हो गया 11/11। मतलब फाइनल वैल्यू कितनी 1। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2800 रुपए एट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years इज x एंड 1736 इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन 6200 एट रेट ऑफ 14% फॉर y years, देन द वैल्यू ऑफ x अपॉन y इज। ये सवाल भी आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखना चाहिए। क्या, एक तो आपका एक्स बाई वाई पूछा है, तो आप एक्स बाई वाई मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, आपको लिखना ही चाहिए। एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स पहले निकाल लो। एक्स दिया हुआ पहले का इंटरेस्ट है, तो भैया देखो 2800 रुपए यह है, 2800 है। 2800 का 10% 3 साल का, तो इसको लिखो 10% मतलब 280 1 साल का, 3 साल का 280 गुणे 3, तो एक्स की वैल्यू 280 गुणे 3। ज्यादा जितना कम डिटेल लिखोगे उतना ही अच्छा है। उसके बाद वाई पूछ रहा है, क्या है वाई आपका, क्या है वाई साल है। साल निकालने के लिए जो आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आप भाग देते हो किससे, टाइम से, तो टाइम ही निकालना है। मतलब इंटरेस्ट से भाग देते हो, मूल रकम से भाग देते हो, 6200, यही काम करते हो। अब इसी को आपको कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के बड़े सही सही तरीके हो सकते हैं। अब जैसे मैं इसको देखता हूं 280 गुणे 3, ठीक है ना, अपॉन 1736 गुणे 14, हंड्रेड भी होगा तो 62 यहां हटा देना, या 62 बचेगा। ये एक्स अपॉन वाई निकालना है आपको। अब जब एक्स वाई वाई निकालते हो तो आपको बस एक्स वाई निकालते वक्त आपको देखना है कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, किधर किधर होगा, किधर किधर नहीं होगा। मैं तो गुणा भाग बस ढूंढ रहा हूं। अच्छा, एक गुणा भाग जोड़ते हैं, 36 9 7 1 8, ये 3 कटेगा ही नहीं, नीचे 3 कटेगा नहीं। और 3 का अगर देखूं ये नहीं कट रहा है, 8 3 11, ये एक नहीं कट रहा है, 4 1 5 ये भी नहीं कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन बटा 420। मैं क्यों सॉल्व करूं इतना बड़ा, क्यों सॉल्व करूं इतना बड़ा, आप सॉल्व करके निकाल लेना। इसका सोल्यूशन ये निकलेगा 420, खत्म बात हमारे पास से। तो आप निकालते रहो, सोचते रहो कैसे किया। 3 का मल्टीपल देख लिया, नीचे वाला 3 का मल्टीपल नहीं था, तो 3 मल्टीपल में आएगा ही आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। अब ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा प्यारा सा सवाल है। मतलब ऐसा है कि सिर्फ कंसेप्ट है, कंसेप्ट के सिवा कुछ नहीं है। दिया हुआ एक जीवा है, इस जीवा की लेंथ दी हुई है 20.5। अगर इसकी लेंथ 20.5 दी हुई है तो ये जीवा मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम आपका व्यास हो सकता है। तो जब व्यास होगा तो जो रेडियस होगी इसकी आधी हो जाएगी, 10.25 के बराबर हो जाएगी। या ये व्यास मतलब जो जीवा है ये व्यास से हमेशा छोटा होगा। जब व्यास से हमेशा छोटा होगा तो जो रेडियस होगा हमेशा इसके आधे से बड़ा होगा। तो ये जो कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, रेडियस या 10.25 के बराबर होगा या हमेशा उससे बड़ा होगा। इसको ऐसे याद रख सकते हो, अगर किसी जीवा की लंबाई 2 दी हुई है, किसी जीवा की लंबाई 2a दी हुई है, तो रेडियस हमेशा जो है इसके बराबर होगा, इसके हाफ के बराबर होगा या बड़ा होगा। ये बेसिक कंसेप्ट होता है, इसी पे क्वेश्चन बना दिया गया था। इसमें कुछ खास क्वेश्चन में दम नहीं था। इसके बाद अगला सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में देखेंगे। हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव में भाग लिया जिसमें 6050 वोट डाले गए और कोई भी वोट अमान्य नहीं था। कमल को हरि और ललित से संयुक्त वोटों से 42% अधिक वोट मिले। यदि ललित को कुल डाले गए वोटों का केवल 8%
प्राप्त हुआ, तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात करें। अंग्रेजी में बात करें, हरि, कमल और ललित की बात हो रही है, तो आप तो हरि को H से लिख दो, कमल को K से, ललित को L से लिख दो। सवाल क्या बोल रहा है, इलेक्शन इन विच 6050 वोट्स वर पोल्ड एंड नन ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, कमल गॉट 42% मोर वोट्स देन द टोटल वोट्स ऑब्टेन्ड बाय हरि एंड ललित। तो हरि एंड ललित की बात कर रहे हैं कंबाइंड, तो हरि ललित को हम इधर रख लेते हैं, कमल को इधर रख लेते हैं। रखने के तरीके हो सकते हैं, हरि एंड ललित टुगेदर। इफ ललित ऑब्टेंड ओनली 8%, इसने जो है 8% वोट प्राप्त किया, किसका, टोटल का 6050 अपॉन, मतलब ये इसका 8% प्राप्त किया। आप ये भी निकाल सकते हो ललित को कितना मिला। सवाल में एक डेटा और दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है 42% के को इन दोनों के सम से ज्यादा मिला। तो 42% को आप कैसे लिख सकते हो, 42% को आप 21/50 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो अगर हरित और ललित को टोटल अगर 50 मिला, तो इसको जो है सरप्लस कितना मिला, 21 मिला। कमल को कितना मिलेगा, 50 + 21 71 मिलेगा कमल को। तो अगर 50 हरि और ललित को मिला, 71 इसको मिला, तो टोटल कितना हो गया, टोटल ध्यान से देखोगे तो 7 5 12 121 हो गया, 121 हो गया। तो अगर टोटल 121 है, टोटल 121 है, तो इस 121 की वैल्यू 6050 है। अगर इसमें मैं 50 का गुणा कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं 50 का गुणा करूं तो 12 पंचे 60 और 1 का 50 में गुणा करूं 50, तो 121 की वैल्यू 6050 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू जो है 50 हो जाएगी। और इन दोनों के पास कितना है, 50 है, इन दोनों के पास 50 है, मतलब दोनों के पास मिला के 250 टोटल इनको वोट डले हैं। तो इन दोनों का कंबाइंड है 250। और हमको तो ये पता है क्वेश्चन में ललित का दिया हुआ है, ललित की दिया हुआ 8% है, डिवाइड बाई 100 कर लो। अब 0 से 0 कट गया, काट दो। अब 5 से इसको काट दो, 5 × 9 5, 5 दूना 10, 5 × 9 5, 5 दूना 10, 2 से काटोगे 4 हो गया। 4 का गुणा फिर से कर लो, 4 × 1 4, 4 दूनी 8, 4 × 1 4, और 25 में 484 घटाओगे तो 2016 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। बहुत प्यारा सा सवाल था, करने के तरीके आपको बस पता होना चाहिए। उसके बाद ये दिया हुआ है यार, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो बहुत परेशानी है। मोड का फॉर्मूला होता है, मोड दिया हुआ है, ध्यान से देखो। एंड देयर इज ए सेट ऑफ डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास इंटरवल एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हैड ए मोड ऑफ 48.5। जो मोड की वैल्यू होती है, जो कि दिया हुआ है 48.5, इसकी वैल्यू होती है L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ये होती है। इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू पूछी है। L की वैल्यू जरा ध्यान से देखो क्या दी हुई है, 48.5। द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास वाज 46.5। ये L जो होती है ये आपकी लोअर बाउंड्री होती है, ये कितनी है 46.5 प्लस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वाज 34। जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसका मतलब है वो F0 दी हुई है। द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, जब सबसे लोअर बाउंड्री दी है 46.5, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी F0 F1 F2 की बात कर रहे हैं, तीनों दिया हुआ है। The frequency of the model class was 34. The frequency of the class interval just preceding the model class was 32, and the frequency of the class interval just succeeding the model class was 25. F2 की वैल्यू दी हुई है 25। ठीक है ना। तो F0 माइनस F1 और माइनस F2 दिया हुआ है, तो मिड का दिया हुआ है। ठीक है, तो F1 की वैल्यू दी हुई है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वाज 34, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होता है वो आपका 34 दिया है, उसके बाद का F0 जो है वो 34 हो गया, F1 हो गया -32 अपॉन 2F0, 34 दूनी 68 -32 -25 इंटू H। जरा ध्यान से देखो, 48.5 में से 46.5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा। चलो इसको ऐसे ही रहने दो भाई, 46.5, ठीक है ना। 48.5 46.5, तो ये हो गया 6 2 8, 2 हो गया, ये वैल्यू आ गई 2, ध्यान से देखो, प्लस 34 में 1 गया, ये बचा 2, और 68 32 25 जोड़ के घटाओगे ये आएगा 11 गुणे H। ये 2 से 2 कट गया, H की वैल्यू जो आई वो आ गई 11। अगर फॉर्मूला ये पता था कि
मोड जो होती है, मोड होती है आपकी L प्लस एफ नॉट माइनस एफ वन अपॉन टू एफ नॉट माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। तो इस सवाल का सोल्यूशन बहुत ही आसान था, क्योंकि अभी ये स्टार्ट किया गया है आपके एग्जाम में, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज जैसे जैसे साल दर साल बढ़ेगा इसके अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आया था एग्जाम में। अगला सवाल है प्रोबेबिलिटी का, ये वाला क्वेश्चन। ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर सोल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि जब तक इस चीज को समझोगे नहीं तब तक ये फॉर्मूला कैसे बनता है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो आप ए है, ये बी है, ये दो सेट है, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। तो अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे हुआ? जैसे ये हो गया आपका ए टोटल, ये हो गया टोटल बी, तो आपने ए जोड़ा बी जोड़ा, ए जोड़ा बी जोड़ा, दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एक बार आपने ये जोड़ा, एक बार ये जोड़ा। तो जब पहली बार आपने ये जोड़ा, ध्यान से देखो, जब पहली बार आपने ये जोड़ा तो ए का ये सेक्शन आया, लेकिन जब आपने दूसरी बार बी जोड़ा तो आपने क्या काम किया? आपने बी का ये सेक्शन भी जोड़ लिया, तो ये वाला सेक्शन दो बार आ गया। जो ए और बी में कॉमन है ये दो बार आ गया, तो एक बार आप घटा दो तो पी ए यूनियन बी आ जाएगा। इसमें हमने एक बार ले लिया है तो इसमें सिर्फ हम ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा खाली हम जोड़ते हैं। तो इस तरीके से होता है। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसी को आप ए नॉट और बी नॉट में कर सकते हो, ए नॉट और बी नॉट में कर सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, पी ए नॉट यूनियन बी नॉट, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा? ए नॉट करना पड़ेगा, पी बी नॉट करना पड़ेगा, और फिर माइनस पी ए नॉट माइनस ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट करना पड़ेगा। ये वाले फॉर्मूले की जगह ये वाला फॉर्मूला आपको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। सवाल में पूछा क्या, ये भी समझना पड़ेगा। घटना बी के खिलाफ क्या संभावना है? घटना बी के खिलाफ जो संभावना है, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, वो निकलेगा कि घटना के खिलाफ क्या संभावना है। तो घटना के खिलाफ मतलब पी बी नॉट होता है, तो ये तब निकलेगा जब पी बी नॉट आप निकालोगे घटना के खिलाफ क्या है और अपॉन घटना के फेवर में क्या है। तो जो आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है खिलाफ अपॉन प्रोबेबिलिटी फेवर में। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, जब खिलाफ निकालोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हो, पी बी नॉट अपॉन पी और पी बी अपॉन पी, ये दो पी पी कट जाता है, तो आपके पास फाइनल जो आउटकम निकालना होता है पी बी नॉट अपॉन पी बी निकालना होता है। और एक बात और आपको पता होना चाहिए, जो पी बी नॉट होता है 1 माइनस पी बी होता है, या पी बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी नॉट होता है। ये बात भी आपको जानकारी में होना चाहिए, तभी ये सवाल आप जवाब दे पाओगे। तो मैं इस वाले सेक्शन को हटा देता हूं, जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत डेप्थ तक पढ़ाऊंगा। 11वीं 12वीं में बड़े मजे से प्रोबेबिलिटी पढ़ी यार, मतलब बहुत मजेदार चैप्टर है। ज्यादातर डेटा इसमें दिया हुआ है, और जब डेटा आपके पास दिया हुआ है तो आपको क्या काम करना है? आपको सिर्फ डेटा रखना है और फिर निकाल लेना है। जैसे आप ध्यान से देखो, पी ए नॉट यूनियन बी नॉट दिया हुआ है ऑलरेडी, ए नॉट बी नॉट दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 13/27 दिया हुआ है, 13.27 अपन रख देते हैं बराबर। अब पी ए नॉट निकालना है, आपके पास पी ए पटा है 11/18 और पी ए नॉट निकालना है, तो एक में से घटा दो। जब एक में से घटाओगे तो ये हो जाएगा 7/18। कितना हो जाएगा? 7/18। ध्यान से देखना, देखो भैया पी बी नॉट आपको पता ही नहीं है, तो पी बी नॉट तो हम निकालेंगे, माइनस पी ए नॉट माइनस बी नॉट निकालना है। पी ये अपने को नहीं पता है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट निकालना है। ये जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी होता है, ए यूनियन बी होता है। ये फॉर्मूला होता है कि अगर ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट निकालना है तो एक में से अगर पी इंटरसेक्शन बी घटा दोगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये है 1 माइनस 5/9। ये सब फॉर्मूला बेस्ड है। ये आ जाएगा आपका 4/9। जरा ध्यान से रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4/9। अब इस सवाल को खाली सॉल्व करना है, तो आपको क्या मिलेगा? पी बी नॉट। इससे क्या मिल जाएगा? पी बी नॉट। जब पी बी नॉट की बात करेंगे तो सवाल को और आगे सॉल्व करते हैं, और आगे सॉल्व करेंगे तो 13/27 है। ध्यान से देखना, एक साइड कर लेते, 13/27 प्लस 4/9 और प्लस अगर बात करूं तो माइनस 7/18 है, यही हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो मेरे को लगता है 54 सबका एलसीएम है, 54 सबका एलसीएम है, तो 27 दूनी 54 होगा, 13 दूनी 26, 9 छक 54, 9 छक 54 होता है, तो 4 छक 24, 18 3 54 माइनस 21। ध्यान से देखो, अब आप अगर यहां से देखोगे तो ये हो गया 29/54। सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं सबको। 26 24, 24 में से 3 घट गया, 3 बचा, 26 3 29/24। तो पीबी नॉट आपको मिल गया है 29/54। अगर मैं कहूं पीबी निकालना है तो एक में से घटा दो, एक में से घटाओगे तो 29 और 54 में से घटाओगे तो 4 में से 9 घटाओगे 5 आ जाएगा,
ध्यान से देखो, और 2 में से घटाओगे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/54। कितना हो जाएगा? 25/54। पीबी नॉट पता चल गया, पीबी पता चल गया, दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों के नीचे 54 है तो 54 कट जाएगा, और आपका पीबी नॉट जो होगा अपॉन पीबी जो होगा ये कितना हो जाएगा? ऊपर 29 है, नीचे 25 है। ये देखो कहीं मिल रहा है 29/25, ऑप्शन नंबर 4 में है, और सवाल का सही जवाब यही होगा। ये टोटल फॉर्मूला बेस्ड था, मतलब इसमें कुछ दम ही नहीं था, कोई जान ही नहीं था। एक बार मैं प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपको पढ़ा दूं तो ये सब आपको मक्खन जैसा लगेगा, लेकिन ये फॉर्मूला सीखने से पहले ये सारे वेन डायग्राम सीखने पड़ेंगे। ये सिखाया जाता था, मैं बताऊं कौन सी कक्षा में, ये 9वीं क्लास में आपको सबसे पहले ये वेन डायग्राम सिखाया जाता है, समुच्चय सिखाया जाता है कि आप ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, इंटरसेक्शन कैसे बी निकालोगे। और फिर जब प्रोबेबिलिटी बताया गया तो बताया गया कि अगर सेट पे आपको प्रोबेबिलिटी लगाना है तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे लगा सकते हो। तो अगर 9वीं कक्षा में वेन डायग्राम आपने अच्छे से सीखा है तो प्रोबेबिलिटी लगाना हम 11वीं 12वीं में सीख जाते हैं। तो ये वाला सेक्शन बहुत सारे टीचर को पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो अभी भी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से सीख के आपको पढ़ा रहे होंगे। 9वीं कक्षा किसी को याद ही नहीं होगी, अपन को याद है, 9वीं कक्षा याद है, इसका डेरिवेशन हो या कुछ हो सब बता देंगे अपन। 15 छात्रों द्वारा अधिकतम 25 में से एक परीक्षा में प्राप्त अंक इस प्रकार है: 13, 11, 16, 15, 18, 12, 13, 14, 10, 22, 15, 21, 20, 17 और 24। इसमें पूछ रहा है कि जो मोड है उसका गुणनफल चाहिए। मोड जो एक से ज्यादा बार आया हुआ, इसमें ध्यान से देखो 2 मोड होगा, 13, 11, 16, 15, 15 आपके पास यहाँ आया है, यहाँ आया है, 2 बार आया है, एक तो ये मोड हो गया। उसके बाद बात हो रही है 13, 13 2 बार आया, बाकी कोई और नंबर रिपीटेड नहीं है। जरा ध्यान से देखो भाई, कोई और नंबर रिपीटेड नहीं है, 2 मोड हो गया, 13 × 15 कर दो, बस यही प्रोडक्ट पूछा है। इतना ही सवाल का जवाब देना था, जो कि 195 होगा। सवाल में कोई दम नहीं था, एकदम सवाल में किसी तरीके का दम नहीं था। ये रहा आपका पूरा सीजीएल मेंस के क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन बचा नहीं रह गया। अगर सारे सवालों में देखोगे तो तकरीबन 3 से लेके 4 सवाल ऐसे थे जिसमें थोड़े कैलकुलेशन थे, और करीब 2 से 3 सवाल ऐसे थे जो जिसमें कैलकुलेशन तो थे, लेकिन साथ में वो ऐसे थे कि बहुत सारे बच्चे जो है उस चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल मेंस में इन चैप्टर्स को जो है ढाला गया है। तो क्योंकि उस पर अभी टीचरों ने बहुत अच्छी पकड़ नहीं बनवाई है तो प्रॉब्लम महसूस करते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उसमें पकड़ बनाना थोड़ा मुश्किल है। इस तरीके ये जो फॉर्मूला अपन बात कर रहे थे ना, यह फॉर्मूला बहुत मजाक वाला है। ये फॉर्मूले में कुछ दम नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला जिनके लिए पहली बार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा अरे क्या ही है सर, क्या ही पी ए पी बी पी बी नॉट पी बी ने इंटरसेक्शन कर रहे हैं, वेन डायग्राम बना रहे हैं, क्या ही चल रहा है। एक बार चैप्टर पढ़ लोगे ये हलवा लगेगा, जैसे आप परसेंटेज सॉल्व कर रहे हो वैसे प्रोबेबिलिटी भी सॉल्व करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। मेरा मेंस का बैच चल रहा है, और अगर आप चाहते हो मैं आपको बहुत धांसू तरीके बताऊं और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के बड़े यूनिक तरीके बताऊं, मेंस के बैच में एनरोल करो। और मेंस के बैच की जो फीस है मेरी वो मात्र 100 रुपया है, वो भी रिफंडेबल है। एनी टाइम जो है आप मैसेज करके अपने पैसे रिटर्न ले सकते हो अगर आपको लेक्चर में मजा ना आए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, अगले जो है लेक्चर में कुछ स्पेशल लेके आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।